गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने 1 क्लास इस चैप्टर में अटेम्प्ट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और पावर शेयरिंग जो है किस तरह से इम्पॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ 2 कंट्री, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि बेल्जियम एंड श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या था। फिर हम लोग मूव करेंगे कि हाउ दीज 2 कंट्री दे हैव सॉल्व देयर problems of power sharing and which one is better than the other. We will discuss. Just before that, just we can recall what is that problem and why these 2 country is having पावर शेयरिंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्जियम क्या बताया था कि बेल्जियम जो है बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, और उसके एरिया जो कहा गया था कि हरियाणा से भी छोटा है। सेम इट हैज द सेम हाफ पॉपुलेशन जो है उसकी हरियाणा से हाफ पॉपुलेशन, दैट इज अराउंड 1 करोड़ पॉपुलेशन, ओवर 1 करोड़। इसकी जो बाउंड्रीज है बेल्जियम की जो कंट्री है वो किसके साथ शेयर करता है? फ्रांस के साथ, नेदरलैंड के साथ, जर्मन के साथ एंड लग्जमबर्ग। दे आर 4 कंट्री उसके साथ पावर अपनी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। फिर एथनिक मीन्स द पीपल हु बिलीव इन द सेम कल्चर, फॉलो द सेम कल्चर। दे आर नॉट बिलीव इन द सेम रिलीजन्स और nationalities, but they have more content and believes on the same culture, उसे कहा जाता है एथनिक। सो द एथनिक कॉम्पोजिशन जो थी इस कंट्री की ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। क्यों कॉम्प्लेक्स थी? इसके लिए क्योंकि ये इतना छोटा सा बता दिया गया कि ये बहुत ही छोटा है, लेकिन ये छोटा होने पर ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए हुआ कि इसकी जो पॉपुलेशन है 59% जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वहाँ पे, वो लोग फ्लेमिश रीजन्स में रहते हैं। जो रीजन्स में रहते हैं वहाँ पे वो लोग डच स्पीकिंग करते हैं लैंग्वेज। तो मतलब मान लो ये मेजोरिटी के अंदर आ गए, M4 मेजोरिटी मेंशन कर देते हैं, MA, ठीक है। अब वहीं पर ही 40% जो पीपल्स है जो वेलोनिया में रहते हैं वो क्या स्पीक करते हैं? ये स्पीक करते हैं फ्रेंच। तो ये माइनॉरिटीज में आ गए। यहाँ पे माइनॉरिटीज MI लिख दिया मैंने, माइनॉरिटीज। तो यहाँ पर ओवरऑल जो रीजन्स है कंट्री को जो डिवाइड किया गया रीजन्स के हिसाब से, फ्लेमिश एंड वेलोनिया। फ्लेमिश में 59% पीपल डच मेजोरिटी में आ गए। 40% जो है वो दे लिव इन द वेलोनिया एंड दे स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% जो है वो मतलब उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, 1% इसके लिए दे स्पीक जर्मन, ठीक है। बेल्जियंस में दे स्पीक जर्मन। तो ये प्रॉब्लम आती है 59 एंड 40% वाले की। तो 59 मेजोरिटी में आ गए डच वाले एंड 40% माइनॉरिटीज में आ गए जहाँ पे वो फ्रेंच स्पीक करते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा एक्यूट हो जाती है जब वो कैपिटल की बात होती है कि जो उसकी कैपिटल है इस कंट्री की वह है ब्राजील। वहाँ पे उल्टा हो गया कि जो मेजोरिटी है रीजन्स के अंदर वो वहाँ बन जाता माइनॉरिटीज। ये माइनॉरिटीज में चला गया। यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे हो गया ये 20% पीपल स्पीक डच। और जो माइनॉरिटीज था रीजन्स के अंदर, स्टेट के अंदर, वो यहाँ मेजोरिटी बन जाता है। मेजोरिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ 80% पॉपुलेशन स्पीकिंग फ्रेंच। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वो रूल्स करना चाहेंगे लेकिन वो कमजोर पड़ जाते हैं कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल सभी चाहता है, दोनों ही चाहते हैं कि कैपिटल के ऊपर कंट्रोल करे। लेकिन वो अगर कैपिटल को कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पे वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। और जो माइनॉरिटीज में थे वो कैपिटल में मेजोरिटी में आते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं कैपिटल को कंट्रोल करता हूँ तो बाकी स्टेट्स के अंदर वो मेजोरिटी में नहीं रहते, माइनॉरिटीज में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स थी। वैसे ही सेम प्रॉब्लम्स किसका दिखाया हम लोगों ने? दैट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ इन श्रीलंका। श्रीलंका की पॉपुलेशन जस्ट द डबल ऑफ हरियाणा। ये एरिया भी हरियाणा से बड़ा है, तो उस तरह से पॉपुलेशन भी बड़ा है यहाँ उसका। अब यहाँ पे आता है कि इसकी जो पॉपुलेशन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसका पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स है यहाँ पे जो सोशल ग्रुप्स है दे स्पीक सिन्हाला। श्रीलंका में जो लैंग्वेज होती है और वो मेजोरिटी अपने आप में ही 74% है। एग्जैक्टली 74% आ गया।
तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है कि पता है 74%, 18% वो तमिल स्पीकर है, लेकिन इसमें भी डिवाइड करेंगे तमिल को कि आ जाता है नेटिव तमिल, जो वहाँ के लोग हैं खुद के अपने श्रीलंका के नेटिव तमिल, वो 13 में आ जाएंगे। और जो इंडियंस, जो फोर फादर्स थे इंडियंस के, जो श्रीलंका गए थे एज अ प्लांटर वर्कर और वो सेटल्ड हो गए, तो रिमेनिंग 18 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 5 हो जाता, वो बन जाता क्या, वो हमारा हो गया इंडियन, उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे उनको नाम दिया गया एज अ इंडियन तमिल, तो ये इंडियन तमिल हो गए। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है कुछ लोग क्रिश्चियंस में भी है, यहाँ पे जो सिन्हालाज है वो उनमें मोस्टली दे आर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। एंड बाकी जो है जो तमिल्स है, इंडियन तमिल्स, वो बहुत हिंदू एंड मुस्लिम्स को फॉलो करते हैं, कुछ हिंदू है कुछ मुस्लिम को फॉलो करते हैं कुछ। अब यहाँ पे 7%, उसमें से दे आर 7% अबाउट जो क्रिश्चियंस भी है, और जो क्रिश्चियंस है वो था तमिल एंड सिन्हाला, इसी तरह से ये इसकी कॉम्प्लेक्स में है। लेकिन इसकी इतनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पे अगर वो देखा जाए कि अगर दे मूव्ड अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी, तो 74 इज द मेजोरिटी if they want to rule the country on the base of majority. So these are the two problem or two cases of these two country, and the problem is that how they are going to share their power. That is the main work or main task. So we will move ahead that how they have solved their problems. Now इसी तरह से that these two country how they solve their problems. Let's start with the Sri Lankan country how they have done. So यहाँ पे एक वर्डिंग जो है हमारे सब टॉपिक्स में आ जाता है कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, दैट हाउ दे रूल एंड द रूलिंग बेस्ड ऑन मेजोरिटी इज बीन टर्म्ड एज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वो कब इमर्ज हुआ, जिस तरह से हम लोग 1947 में वी बिकम एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आफ्टर जस्ट द नेक्स्ट ईयर श्रीलंका ऑल्सो बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ये भी आज़ाद हुआ, अपने आप को आज़ाद करवाया। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटीज, जो थे इनके लीडर्स सिन्हाला कम्युनिटीज के, इन्होंने क्या बोला, देयर आर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, कि हम लोग जो रूल करेंगे दैट मस्ट ही बाय वर्च्यू ऑफ मेजोरिटी के बेस पे। तो यहाँ पे हमने देखा पहले कि 74% पीपल स्पीकिंग सिन्हाला, तो कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस जो था, उनका कंट्रोल जो था गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने कहा कि वो मेजोरिटी के बेस पे जाएंगे और कुछ नहीं फॉलो करेंगे। सो एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थे, उन्होंने अडॉप्ट किया सीरीज ऑफ वेजिटेरियंस मेजर्स अलग अलग टू स्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो उन्होंने शुरुआत कर दी मेजोरिटी के बेस पर रूल करना, उसके ऊपर मेजर्स अलग अलग, और उसको किस तरह से फॉलोअप करवाना, सुप्रीमेसी कि वही लोग हैं, वो वही सुपीरियर है और उन्हीं के बेस पे उन्हीं वही लोग रूल करेंगे। सो इन 1956, that means after just 1948, they started ruling based on majority. So after that, that was 6 to plus 8 years, an act was passed to recognize Sinhala as the official language. तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद ही 1948 के बाद 1956 में जब इन्होंने धीरे धीरे पावर्स मेजर्स अडॉप्ट करने के धीरे धीरे, फिर उन्होंने अल्टीमेटली इन्होंने एक एक्ट पास किया, कानून पास बनाई, और जिसमें उन्होंने सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, बिकॉज वहां पे वो भूल गए कि 18% पीपल स्टिल दे स्पीक व्हाट दे स्पीक तमिल, वो उनके बारे में भूल गए, उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि 74% आर मोर इम्पॉर्टेंट देन 18%. The government follow preferential policies that favor Sinhala applicant for universities, positions and government's job. अब यहाँ पर जो भी लोग जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो उसको प्रेफरेंस किसको दिया जाता था कि अगर वो सिन्हाला है तो यूनिवर्सिटीज के लिए हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, सिन्हाला को ही प्रेफरेंस मिलता था. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया और उसके थ्रू उन्होंने कहा कि वो लोग किसको प्रोटेक्ट करेंगे, बुद्धिज्म्स को अपनाना, वो फॉलोअप करवाएंगे बुद्धिज्म्स को, और उनको जो भी बुद्धिज्म्स को अपनाएंगे उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे. दैट इज अल्टीमेटली सिन्हाला एंड दोज हू टर्न इनटू बुद्धिज्म. इस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी.
सो ऑल द गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, जितने सारे गवर्नमेंट मेजर्स एक के बाद एक, इससे वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला के बारे में, अपने बारे में सोच रहे थे, मेजोरिटी के बारे में सोच रहे थे. दे निग्लेक्टेड और जस्ट दे थिंक दे हैव फॉरगॉटन अबाउट द माइनॉरिटीज, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनिएशंस. मतलब उन लोगों को लगने लगा, जो 18% थे, जो अलग थे, जो तमिल्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, जो उनको लगने लगा कि शायद वो इन लोग इनके साथ जो है लेकिन वो ना के बराबर है, कि वो इन लोगों जैसा नहीं है. उनको फीलिंग होने लगा कि वो अलग है. दे आर नॉट अमंग्स द श्रीलंकन, कि वो इन लोगों के नहीं है, इनके देश के नहीं है या इनके लोग नहीं है. They feel that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. जितने सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो बुद्धिस्ट थे, फॉलोअर अप थे, सिन्हाला लीडर्स थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, ना कि तमिल्स के बारे में, ना कि उनके लैंग्वेज के बारे में, ना कि उनके कल्चर के बारे में, बिकॉज दे हैव डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेज. तो दे टोटली फॉरगेट अबाउट, सो दे फील एलिनेटेड कि हम अलग हैं, शायद हम इन जैसे नहीं, हम इनके देश से बिलोंग नहीं करते. दे फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाई देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, एंड दे अल्टीमेटली टेक ग्रांटेड देम, कि उन्होंने हमें हमारे इक्वल जो डिमांड्स हैं वो तो मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि वो नहीं देंगे पॉलिटिकल राइट्स हो, और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. किस बेस पे? अगेंस्ट गेटिंग जॉब्स, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स उसको नहीं मिल रही है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज जो भी चाहिए वो नहीं आ रही उनके पास. दे इग्नोर टोटली, दे इग्नोर देयर इंटरेस्ट, कि शायद उस देश में कुछ लोग जो है माइनॉरिटीज में वो रहते भी है. टोटली वो भूल के सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फॉलो कर रहे थे, मेजोरिटी के रूल के ऊपर फॉलो कर रहे थे. सो दैट इज टोटली रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी डन, बट वो हो रहा था. एज अ रिजल्ट, तो ऐसे क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म करते, अत्याचार करते, उनके बारे में सोचते नहीं है, उनके इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते, वी ऑलवेज इन मेकिंग अ न्यू डिसीजंस एंड वी फॉरगेट देम. तो अल्टीमेटली वो भी आवाज़ उठाएंगे, वो कब तक चुप बैठेंगे. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस जो था दोनों का वो खत्म होगा, खराब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. So between the Sinhala and the Tamil communities stray over time, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दरार बढ़ने लगी इनके बीच में. The Sri Lanka and Tamil launched parties as struggles for the recognition of Tamil as an official language. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब उनका लगा कि इनके साथ इनका कोई भी डिमांड पूरा नहीं हो रहा, तो इन्होंने अपने लिए लड़ना सोचा कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी. तो उन्होंने क्या किया, द श्रीलंकन तमिल्स, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, द लॉन्च पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, स्ट्रगल किया, लड़ा अपने लिए कि उनको भी, उनकी लैंग्वेज को भी एक रिकॉग्नाइज्ड मिले एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा है, जिस एरिया में तमिल स्पीकिंग पीपल्स है, उस एरिया में एटलीस्ट रिलीजियस ऑटोनॉमी होना चाहिए उनका. एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए, बराबर अधिकार, किसमें, एजुकेशन में एंड जॉब में, क्योंकि जो अगर टैलेंटेड है उनको मिलना चाहिए. इन सब के लिए उन्होंने लड़ना शुरुआत किया, स्ट्रगल करना शुरू किया. बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वॉज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी हमेशा लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने अनदेखा किया, कभी भी उनकी डिमांड्स को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया. सो बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वे फॉर्म्ड. तो यहाँ एक एक अलग अलग लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, दे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाया एंड दे डिमांडेड, उनका डिमांड क्या था, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, दैट इज स्टेट, कि हमारे लिए खुद का अपना एक स्टेट होना चाहिए. श्रीलंका इज अ कंट्री, सो दे डिमांडेड दैट तमिल शुड बी अ इंडिपेंडेंट स्टेट, उसके अंदर एक होना चाहिए. इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका वेयर देयर पॉपुलेशन इज मच हायर.
in compared to the other area. तो उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, उनको तमिल स्टेट चाहिए इंडिपेंडेंट, जहाँ पे वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इजीली फुलफिल करे. कहाँ पर? नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. इनके बीच में जो था एक भरोसा वो तो था ही नहीं, तो जो थोड़ा बहुत भी था वो खत्म हो चुका था. तो इनके बीच में जो थी दरार इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अल्टीमेटली दैट टर्न इनटू एन कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े में. एंड दैट कन्फ्लिक्ट्स अल्टीमेटली टर्न इनटू एन सिविल वॉर. कि जब वो इतना ज़्यादा वॉयलेंस, इतना ज़्यादा अत्याचार, जब एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, तो धीरे धीरे सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो एक वॉर का रूप ले लेता है और देश के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए वो सिविल वॉर में चेंज हो जाता है. सो एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. तो यहाँ पे वॉर हो या कन्फ्लिक्ट हो या वायलेंस हो, कुछ भी होता है, नुकसान किसका होता है? ह्यूमंस का ही होता है. यहाँ पे तो thousands of people they lost their lives, not only of Sinhala but both of the communities, Sinhala and Tamil, दोनों की communities के लोग मारे गए. Many families were forced to leave their country. बहुत सारी families ने उस country को छोड़ दिया एज रिफ्यूजी, क्योंकि अगर उन्हें अपना देश, अपना घर सब कुछ छोड़ दिया, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, सब कुछ उनके पूर्वजों ने, सब कुछ अपना प्रॉपर्टी, और वो दूसरे देश में एज अ रिफ्यूजी उनको रहना ज़्यादा बेटर लगा. मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, अपने लोगों को खोना, अपनी किससे अर्निंग करेंगे, जो अर्निंग करने का जरिया था वो ख़त्म हो चुका, तो क्या करें. इससे क्या नुकसान हुआ देश को? दे हैव टोटली डिसबैलेंस देयर डेवलपमेंट. इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था वो टोटली उनका खराब हो गया. नाउ यू विल रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक्स इन दिस अबाउट दिस, कि इकोनॉमिक जो उनका था, आर्थिक स्थिति जो थी श्रीलंका की, किस कारण. तो वन ऑफ दिस द सिविल वॉर विच वॉज बिन टर्न ड्यू टू दिस प्रॉब्लम दैट द कंट्री वॉज रूल्ड बेस्ड ऑन मेजोरिटी. तो इससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ. श्रीलंका's excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural, economical life of the country. तो कहा जा रहा था जिस तरह की इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा था, इतना सब कुछ, लेकिन वो सब का सब धरा का धरा रह गया. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर. ये वॉर के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. सामाजिक तो हुआ, लोग अपने अपने घर छोड़ के रिफ्यूजी रहने लगे, लोगों के लाइवलीहुड, जिंदा रहने का जरिया, कमाने का जरिया ख़त्म हो चुका. कल्चरल जो कल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया. तो टोटली जो कंट्री था वो बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ डेवलपमेंट में, सब में. विच वॉज एंडेड इन 2009. इट्स एंडेड इन 2009. जस्ट रिमेंबर कि ये ज़्यादा समय का नहीं है. तो 1980s 1948 से शुरुआत हुआ और ख़त्म कब हुआ? 2009 में. तो इतना समय लगा इनको इस छोटी सी बात की कि अगर वो पावर को शेयरिंग कर देते, मिल के पावर शेयरिंग कर देते, तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, सिचुएशंस ऐसा नहीं होता, इससे ज़्यादा बेटर होता. लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने पावर शेयरिंग करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिविल वॉर हो गया, उनको वो ज़्यादा बेटर लगा. तो ये सिचुएशंस जहाँ हमने डिस्कस किया ऑफ श्रीलंका. नेक्स्ट आता है, ये श्रीलंका का था. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपना पावर शेयरिंग नहीं किया और रूल किया बेस्ड ऑन मेजोरिटी. द रिजल्ट वी हैव सीन दैट हाउ द इकोनॉमिक structure of that country has totally destroyed. Now what about that next country, Belgium? How they have accepted or what they have done with their problems? We will discuss in our next class. Till then, take care.